Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to Education Leopard. दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के टेंसेस की। टेंसेस का मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है दोस्तों। अगर अभी तक आपने उस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरे का पूरा इंग्लिश का प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया हुआ है। और दोस्तों, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक रहेगा पास्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट टेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले वैसे ही पास्ट टेंस के 4 मेन पार्ट होते हैं, यानी कि सिंपल या फिर इनडेफिनिट पास्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं और इन चारों पार्ट्स में हर एक पार्ट के आगे 4 तरह के अपने अपने पार्ट होते हैं, यानी कि सब पार्ट्स हम कह सकते हैं। जैसे कि सेंटेंसेस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अंत में आता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है। तो वो हेल्पिंग वर्ब है डिड, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है? वॉज एंड वर, यानी कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब वॉज का यूज होगा और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाएगा तब हेल्पिंग वर्ब भी वर बन जाएगा कॉन्टिन्यूस के अंदर। परफेक्ट के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है हैड और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर रहता है हैड बीन। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले बात करेंगे द सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यानी कि इनडेफिनिट टेंस। अब इनडेफिनिट टेंस यूज क्यों होता है? देखिए दोस्तों, इसको यूज किया जाता है ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए जो चीजें पास्ट में हुई या फिर पहले एग्जिस्ट करती थी और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ, यानी कि अब से पहले वो एग्जिस्ट करती थी। तो सिंपल पास्ट टेंस हिंदी में सिर्फ एक क्रिया पर ही खत्म होते हैं और कुछ वाक्यों में अंत में ता था, ते थे, ती थी ये लगता है, यानी कि एक्शन विच वॉज डन इन पास्ट, कोई आदत या दिनचर्या जो भूतकाल में ही थी और अब नहीं है। इफ द सेंटेंस इन हिंदी एंड्स विद अ वर्ब, यानी कि अगर हिंदी में कोई भी वाक्य सिर्फ एक क्रिया पे खत्म होता है तो उसको वो क्या कहलाएगा? सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। और अगर उसके पीछे लगा है ता था तो हम ये समझ सकते हैं कि वो पास्ट की कोई आदत थी या फिर उसकी दिनचर्या का, यानी कि उसकी रूटीन का कोई पार्ट था। मैंने अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी है दोस्तों, राम हंसा। राम हंसा दैट मीन्स राम लाफ्ड। जैसे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की दूसरी इकाई। अब दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि राम हंसता था, अब ये पास्ट में था और ये उसकी आदत भी हो सकती है, उसकी रूटीन का पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है राम यूज्ड टू लाफ, यानी कि वो हंसा करता था या हंसता था। तो यूज्ड टू यहाँ पे कई सेंटेंसेस के अंदर हम लगा सकते हैं और यूज्ड टू जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारी जो वर्ब है वो पहली इकाई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। पॉजिटिव में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, यानी कि वो चाहे एक हो, चाहे वो अनेक हो, चाहे वो मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हो, यानी कि मैं, आई के बारे में बात हो रही हो, यानी कि ही, शी, इट, कोई भी एक नाम, आई, यू, वी, दे, 2 या 2 से ज्यादा नाम, कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस के, तो हमेशा क्रिया की दूसरी इकाई लगती है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि आपके वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। जैसे राम ने खाना खाया। अब देखिए दोस्तों, ये वर्ब यानी कि क्रिया के ऊपर ही खत्म हो गया है, राम ने खाना खाया। या फिर राम पढ़ाई करता था। अब मैंने ये 2 सेंटेंस अलग अलग लिए हैं, लेकिन ये दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पहले वाले का जहां पर मैंने बोला राम ने खाना खाया, मैंने लिख दिया राम एट फूड। एट क्यों आया? क्योंकि ये क्रिया की दूसरी इकाई है, यानी कि ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन।
तो सेकंड फॉर्म हुई एट, वही मैंने यहाँ पे लिखा राम एट फूड। अब दूसरी चीज है राम पढ़ाई करता था। अब इसको हम दो तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। सीधा सीधा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं कि राम स्टडीड, या फिर हम यूज्ड टू वाला कंसेप्ट यहाँ पर डाल सकते हैं कि वो करता था कोई चीज, तो हम लिख देंगे राम यूज्ड टू स्टडी। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्पल देके समझ आ गया होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब दोस्तों जब भी पॉजिटिव के अलावा कोई भी टेंस आता है, यानी कि वो सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हो, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दखल अंदाजी करने लगते हैं। अब सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, सिंगुलर, प्लूरल या फिर मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हो, तो सबके साथ यहाँ पे क्या लगता है, डिड नॉट। अब दोस्तों डिड ये डू की सेकंड फॉर्म है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि डू, डिड, डन, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म, यानी कि डू अगर हम एक क्रिया के हिसाब से लें, एक मेन वर्ब के हिसाब से लें, तो उसकी दूसरी इकाई यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है डिड। तो दोस्तों इसीलिए जब मैंने आपको पहले बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारा सेंटेंस में, इसमें सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, वो होता है डिड। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड फॉर्म कौन सी लग गई, डिड। ये है एक हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एक सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पे डिड आ गया, और नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे नॉट आ गया, यानी कि नहीं को रिप्लेस करने के लिए नॉट आ गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों है, तो दोस्तों ये इंग्लिश का सिद्धांत है, लॉ है, या फिर रूल कह लीजिए इसको, कि हमेशा जब डिड आ जाता है किसी भी पास्ट टेंस के अंदर, जब डिड आ जाता है तो कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी ही सेकंड फॉर्म है एक वर्ब की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपके वाक्य का बचा हुआ हिस्सा, जैसे कि राम ने खाना नहीं खाया, वैसे ही मैंने इसको वर्ब यानी कि क्रिया के ऊपर ही खत्म किया है। तो हम कहते हैं राम ने खाना नहीं खाया, दैट मीन्स राम डिड नॉट ईट फूड, या फिर राम पढ़ाई नहीं करता था, राम डिड नॉट स्टडी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ईट भी फर्स्ट फॉर्म में है और स्टडी भी फर्स्ट फॉर्म में है। ये इसलिए है क्योंकि इनका जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है। दोस्तों जल्दी से चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंटेरोगेटिव के अंदर हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, सबसे पहले क्या आएगा, डिड, यानी कि जो क्या, एक इंटेरोगेटिव वर्ड होता है हिंदी का क्या, क्वेश्चन पूछने के लिए, उसकी जगह पे हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, डिड, जब भी कभी सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस चल रहा हो। तो डिड के बाद आ जाएंगे हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, कोई भी एक नाम, या आई, या यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा नाम, कोई ग्रुप का नाम, मतलब इनमें से कोई भी एक आपके सेंटेंस में आएगा, राइट। उसके बाद आप क्या लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म सबसे पहले आ चुकी है। उसके बाद आ जाएगा हमारे सेंटेंस का बाकी का बचा हुआ हिस्सा। तो क्या राम ने खाना खाया, डिड राम ईट फूड। अब आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्या राम ने खाना खाया, डिड राम ईट फूड, या फिर क्या राम पढ़ाई करता था, डिड राम स्टडी। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस में डिड पहले आ गया, और ऑब्वियसली अगर डिड आया है यानी कि ये डू की सेकंड फॉर्म है, एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, तो हमारी जो मेन वर्ब है यानी कि जो क्रिया है मेन, हमारी मुख्य क्रिया जिसको हम कहेंगे, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी जब भी डिड आ जाएगा। दोस्तों इसके लास्ट पार्ट में देखते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। वहां पर सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम इसको ट्रेडिशनल टाइप ऑफ फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमारा पहले से तरीका यूज होता था, तो उसके अंदर डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा डिंट। इसको डिडंट नहीं बोला जाता, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डिंट, यानी कि इसको हम डिंट भी लगा सकते हैं। डिंट अगर लगा है तो सीधा आ जाएगा डिंट, उसके बाद सब्जेक्ट, वो कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, कोई एक नाम हो सकता है, मैं हो सकता है, यू हो सकता है, वी, दे, दो नाम, दो से ज्यादा नाम, इट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे डिंट के बाद आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
अब यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिड के साथ ही लगा दिया था सबसे पहले। लेकिन अगर ट्रेडिशनल फॉर्मूला को देखें जो कि आपके सामने है, इसमें आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की पहली इकाई और उसके बाद वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। क्या राम ने खाना नहीं खाया, ये इसकी एग्जाम्पल है दोस्तों। क्या राम ने खाना खाया, ये तो हो गया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या राम ने खाना नहीं खाया यानी कि नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, कुछ पूछा भी जा रहा है और नकारात्मक भी है। तो हम यहाँ पे कहेंगे डिड राम नॉट ईट फूड, या फिर इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिडंट राम ईट फूड, क्या राम ने खाना नहीं खाया। दूसरा सेंटेंस है क्या राम पढ़ाई नहीं करता था, डिड राम नॉट स्टडी, या फिर डिडंट राम स्टडी। तो ये इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस बन जाएगा। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, यानी कि भूतकाल में जो चीज हो रही थी वो अब नहीं हो रही है, पहले हो रही थी। भूतकाल में यानी कि पिछले बीते हुए समय में कोई चीज हो रही थी, जब उसको हमने दर्शाना होता है तो हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि वो एक्शन वो क्रिया जो पिछले समय में हो रही थी। ऑब्वियसली इसकी पहचान क्या रहती है हिंदी के अंदर, जब भी हम बात करेंगे रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी पहचान होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब थोड़ा सा फर्क आता है हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी कि जो हमारे कर्ता हैं, अगर वो सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि एक, ही शी इट या फिर कोई नाम, एक नाम, और आई यानी कि मैं। अब यहाँ पर जो मैं है यानी कि आई है वो उसके साथ वॉज आता है, क्यों, क्योंकि ये एक सिंगुलर है पास्ट टेंस के अंदर। ये याद रखिएगा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी आ जाए और मैं, अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक चीज आती है तो हम लगाते हैं वॉज। क्यों, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है वॉज और एक है वर। जैसे प्रेजेंट में कौन सी थी, इज, एम, आर। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, और नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वॉज और उसके बाद क्रिया की पहली इकाई जिसके पीछे क्या लगेगा, आई एन जी। यस दोस्तों, जब भी कॉन्टिन्यूस यानी कि निरंतर या फिर प्रोग्रेसिव टेंस आता है तो वर्ब कभी भी अकेली नहीं रहती, अपने साथ क्रिया हमेशा आई एन जी को कैरी करेगी ही करेगी, और वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद आपके वाक्य का बचा हुआ हिस्सा। अब प्लूरल यानी कि यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम अगर आ जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारे अब बहुवचन हैं, अनेक हैं, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा दोस्तों, WERE, वर लगेगा। और उसके बाद आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया की पहली इकाई, और इसके साथ क्या लगेगा, ING। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। और उसके बाद हमारा वाक्य का बचा हुआ हिस्सा, जैसे कि वह गाड़ी चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, या फिर ही वॉज ड्राइविंग कार। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे थे, अब ये बहुवचन है क्योंकि हमें नहीं पता तुम कितने हैं लोग, ये तो तुम खाना खा रहे थे, यहाँ पे हम बोलेंगे यू वर ईटिंग फूड। तो दोस्तों मेरे ख्याल से एग्जाम्पल समझने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा टेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नकारात्मक जब सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, तो क्या यूज किया जाना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी कि सब्जेक्ट अगर एक हो, या फिर मैं यानी कि आई हो, तो लगता है वॉज नॉट। वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और नॉट नहीं के लिए, यानी कि नकारात्मकता को दिखाने के लिए। तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वॉज नॉट और उसके साथ आएगी क्रिया की पहली इकाई यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय ING, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आपके वाक्य का बाकी का हिस्सा। और प्लूरल में जब ये बहुवचन हो जाएं सब्जेक्ट या फिर अनेक हो जाएं, जैसे कि यू, वी, दे, दो नाम या फिर दो से ज्यादा नाम, तब हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, वर नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय ING, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो रूल है वो सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को समझते हैं। वह गाड़ी नहीं चला रहा था, ही वॉज नॉट ड्राइविंग कार, ही वॉज नॉट ड्राइविंग कार। मैं खाना नहीं
खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे थे। यू वर नॉट ईटिंग फूड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम प्लूरल और भी कोई ले सकते हैं, जैसे राम और श्याम खाना नहीं खा रहे थे। राम एंड श्याम वर नॉट ईटिंग फूड। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस की। अब जल्दी से रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक हैं यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कर्ता हमारा एक है, या वो मैं हो सकता है यानी कि मैं आई, या फिर ही शी इट, या फिर कोई भी एक नाम, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्योंकि इनके साथ एक वालों के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया की पहली इकाई, उसके पीछे लग जाएगा आईएनजी और फिर आपके वाक्य का बाकी का हिस्सा। प्लूरल में जब ये बहुवचन कर्ता हो जाएं या फिर कर्ता बढ़ जाएं, अनेक हो जाएं, तो वर इसका हेल्पिंग वर्ब था जो कि सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वुई, दे, दो या दो से ज्यादा नाम, इनमें से कोई भी एक चीज आएगी और उसके बाद लग जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या वह गाड़ी चला रहा था? एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या वह गाड़ी चला रहा था? वॉज ही ड्राइविंग कार? क्या मैं खाना खा रहा था? वॉज आई ईटिंग फूड? क्या तुम खाना खा रहे थे? वर यू ईटिंग फूड? या फिर क्या हम खाना खा रहे थे? वर वी ईटिंग फूड? तो ये इस तरीके से दोस्तों बन जाएगा। अब इसके नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं, जहां पे नकारात्मकता भी आती है और एक प्रश्नवाचक कंसेप्ट भी रहता है। वहां पे क्या हो जाएगा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले रहेगा ही रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, और नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। सेम ये ट्रेडिशनल वे में मैंने लिखा है, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो वॉजंट बन जाएगा इसका। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी रहेगा वॉज सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी एक नाम, उसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगी क्रिया की पहली इकाई यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्लूरल में जब बहुवचन हो जाएंगे तो वर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएंगे हमारे सब्जेक्ट यू, वुई, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम, और उसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और यहाँ पे मैंने ये स्पेशली नोट इसीलिए दिया है कि हम यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वॉज नॉट का बन जाएगा वॉजंट और वर नॉट का बन जाएगा वरंट। तो यहाँ पे दोस्तों हम एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या वह गाड़ी नहीं चला रहा था? वॉज ही नॉट ड्राइविंग कार? या फिर वॉजंट ही ड्राइविंग कार? क्या मैं खाना नहीं खा रहा था? वॉज आई नॉट ईटिंग फूड? या फिर वॉजंट आई ईटिंग फूड? क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे? वर यू नॉट ईटिंग फूड? या फिर वरंट यू ईटिंग फूड? तो दोस्तों एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझिएगा और मैं तो ये कहूँगा कि अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर ही आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सकती है। अब दोस्तों चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। अब ये क्या दिखाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हमें ये दिखाता था जो चीज अभी हुई है, यानी कि अभी, रीसेंट पास्ट यानी कि अभी अभी खत्म हुई है। लेकिन पास्ट परफेक्ट चीज हमें वो दिखाता है कि जो चीज पास्ट में यानी कि भूतकाल में बहुत देर पहले होकर समाप्त हो चुकी है, राइट, यानी कि वो पास्ट टेंस में हो चुकी थी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट। यानी कि यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल क्या रहेगी, अगर इसको समझना है हिंदी में, चुका था, चुके थे या चुकी थी। यानी कि कहीं पे गया था, आया था, मिला था, हंसा था, रोया था, ये सारे के पीछे क्या लगा है, था लगा है, तो ये परफेक्ट टेंस बन जाएंगे दोस्तों। एक्शन दैट वाज हैपेंड इन लॉन्ग पास्ट। अब यहाँ पर सेम जैसे सिंपल पास्ट टेंस में हमने देखा था सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब एक ही था, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो कोई एक नाम हो, चाहे वो मैं हो यानी कि आई हो, या फिर प्लूरल्स में हो यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा नाम, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगा जो कि है हैड। हैड दोस्तों हैज, हैव, हैड, यानी कि हैज और हैव की पास्ट फॉर्म कौन सी है, हैड, तो यहाँ पे आ गया हैड। और परफेक्ट है इसीलिए
हमेशा जब भी कभी अकेला परफेक्ट टेंस होता है दोस्तों तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, यानी कि क्रिया की तीसरी इकाई। तो यहाँ पे बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका आएगा सबसे एंड में। वह खाना खा चुकी थी या उसने खाना खा लिया था, दोनों में एक ही सेंस है। शी हैड ईटन फूड, उसने खाना खा लिया था या वह खाना खा चुकी थी। तुमने अपना काम कर लिया था या फिर तुम अपना काम कर चुके थे। यू हैड डन योर वर्क। अब दोस्तों आपको एग्जाम्पल देखने से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी कि स्पेसिफिकली परफेक्ट टेंस जब पास्ट में आ जाए तो हैड और थर्ड फॉर्म का कैसे यूज करना है हमने। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म की तरफ। जब भी कभी नेगेटिव सेंटेंस आएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि यहाँ पर नहीं का यूज हो रहा होगा और नकारात्मकता दिखाई जा रही होगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई हो यानी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हो, या फिर वो बहुवचन हो यानी कि कर्ता हमारा यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम कोई भी हो, तो हमेशा इनके साथ आएगा हैड नॉट और उसके बाद क्रिया की तीसरी इकाई यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आ जाएगा हमारे वाक्य का बाकी का हिस्सा। अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। वह खाना नहीं खा चुकी थी या उसने खाना नहीं खाया था। नहीं खाया था, शी हैड नॉट ईटन फूड। तुमने अपना काम नहीं किया था या तुम अपना काम नहीं कर चुके थे। यू हैड नॉट डन योर वर्क। तो दोस्तों एग्जाम्पल से आपको साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक में अब यहाँ पर हमेशा की तरह क्या होगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे वो इट हो, चाहे वो कोई एक नाम हो, चाहे वो आई हो यानी कि मैं हो, यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम, सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड हमेशा पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या वह खाना खा चुकी थी या क्या उसने खाना खा लिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा इसको ट्रांसलेट करके हम बनाएंगे हैड शी ईटन फूड। क्या उसने खाना खाया था या क्या वह खाना खा चुकी थी। हैड शी ईटन फूड, तो ये इस तरीके से बनेगा। क्या तुमने अपना काम कर लिया था या क्या तुम अपना काम कर चुके थे। हैड यू डन योर वर्क, तो ये इस तरीके से बन जाएगा हैड यू डन योर वर्क। अब दोस्तों चलते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर भी सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो मैं हो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट में से कोई एक आएगा और फिर आएगा नॉट, ये है ट्रेडिशनल वे। फिर आएगा नॉट और फिर आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। या फिर हम इसको हैडंट भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो क्या वह खाना नहीं खा चुकी थी या क्या उसने खाना नहीं खाया था। हैड शी नॉट ईटन फूड, ये क्या बन जाएगा, हैड शी नॉट ईटन फूड या फिर हैडंट शी ईटन फूड। या फिर इसकी दूसरी एग्जाम्पल को समझिए आप, क्या तुमने अपना काम नहीं किया था या तुम अपना काम नहीं कर चुके थे, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हैड यू नॉट डन योर वर्क या फिर हैडंट यू डन योर वर्क। क्या तुम अपना काम नहीं कर चुके थे या क्या तुमने अपना काम नहीं किया था, तो इसको इस तरीके से दोस्तों ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ, यानी कि ये पास्ट का लास्ट पार्ट है दोस्तों। अब ये क्या टेंस हमें बताएगा, ये बताएगा कि कोई भी चीज, जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज जो कि बहुत देर पहले स्टार्ट हुई है पास्ट में, भूतकाल में, और वो भूतकाल में ही खत्म हो गई है, यानी कि वो पहले ही खत्म हो चुकी है, बहुत देर पहले ही स्टार्ट हुई और पहले ही खत्म हो चुकी है। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन पास्ट, यानी कि कुछ समय तक वो पास्ट में होता रहा, कंटिन्यूली चलता रहा और फिर से बंद हो गया, खत्म हो गया। अब इसकी एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस है, तो आप ये समझिए पहले कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। कॉन्टिन्यूस तो है ही है परफेक्ट के साथ, तो रहा था, रहे थे, रही थी, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में समय का संकलन दिया गया होगा, यानी कि कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ और बोलने से पहले भूतकाल में ही खत्म हो गया था।
तो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक सेंटेंस जब भी आएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, हैड। हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी ही नहीं, तो सब्जेक्ट हमारा कोई भी आ जाए, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी। यानी कि ही, शी, इट, कोई भी एक नाम या फिर मैं, यू, वी, दे, दो नाम या दो से ज्यादा नाम, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो क्या लगेगा, हैड बीन। अब यहाँ पे बीन आ जाएगा, जैसे कि प्रेजेंट में हमने क्या लगाया था, हैज बीन और हैव बीन, यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी है तो आईएनजी वर्ब के साथ रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जिसके संबंध में बात हो रही है। फिर आ जाएगा फॉर और सिंस। फॉर और सिंस के कंसेप्ट को दोस्तों मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, तो प्लीज आप उसे मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और अंत में यहाँ पे आ जाएगी टाइम रेफरेंस आफ्टर फॉर और सिंस। अब इसकी एग्जाम्पल समझिए दोस्तों। सीमा 2 महीने से इस घर में रह रही थी, वो अब नहीं रह रही है, वो सीमा 2 महीने से इस घर में रह रही थी। सीमा हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 months। अब यहाँ पे फॉर यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 महीने एक टाइम पीरियड है दोस्तों, हमें ये नहीं पता लगा कि ये 2 महीने कब से शुरू हुए थे। हम फरवरी 2021 से इस घर में रह रहे थे। अब यहाँ पे हमें टाइम स्पैन मिल गया कि कब से स्टार्ट हुआ था वो चीज़, वो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो हम लिखेंगे वी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस February 2021। तो दोस्तों मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्मूले को हमने किस तरीके से यूज़ करना है। हम चलते हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट अगेन कोई भी हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, उसके बाद आ जाएगा हैड नॉट बीन। अब हैड बीन के बीच में नॉट आ गया, क्यों, क्योंकि ये एक नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद दोस्तों आ जाएगी हमारी क्रिया की पहली इकाई जिसके पीछे क्या लगा होगा, आईएनजी। और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फिर सिंस, फिर आ जाएगी टाइम रेफरेंस यानी कि समय का संकलन हमें एंड में देना होगा। अब सीमा 2 महीने से इस घर में नहीं रह रही थी, वो 2 महीने से इस घर में नहीं रह रही थी, तो हम लिखेंगे सीमा हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 months। हम फरवरी 2021 से इस घर में नहीं रह रहे थे। वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस February 2021। दोस्तों आपको एग्जाम्पल के साथ साथ क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, तो बने रहिएगा एग्जाम्पल्स के साथ तो ज़रूर। अब दोस्तों बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा, ये हम सबको पता है, राइट। सब्जेक्ट कोई भी हो, सबसे पहले क्या रहेगा, हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, कोई एक नाम हो, मैं यानी कि आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, दो नाम या दो से ज़्यादा नाम हो, तो उनके बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हेड के साथ जो बीन था अब यहाँ पे वो ब्रेक होके सब्जेक्ट के बाद रहेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी जिसके पीछे आईएनजी लगा होगा, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर और सिंस, फिर टाइम रेफरेंस, एंड में टाइम की बात होगी। क्या सीमा 2 महीने से इस घर में रह रही थी, एग्जाम्पल पे बड़े अच्छे से जोर दीजिएगा दोस्तों। क्या सीमा 2 महीने से इस घर में रह रही थी? Had Seema been living in this house for 2 months? Had Seema been living in this house for 2 months? ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। दूसरी एग्जाम्पल, क्या हम फरवरी 2021 से इस घर में रह रहे थे? Had we been living in this house since February 2021? Had we been living in this house since February 2021? तो ये क्वेश्चन के रूप में इस तरीके से पूछा जाएगा। दोस्तों इसके अंतिम पार्ट के बारे में बात करते हैं जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारे पास्ट, पूरे के पूरे पास्ट टेंस का। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब आएंगे,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य जब आएंगे तब क्या होगा दोस्तों, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, या फिर फर्स्ट पर्सन में आई हो। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा हैड, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। उसके बाद आ जाएगा नॉट बीन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद लगाया है। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे लगा होगा आईएनजी। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, और उसके बाद हमारी टाइम रेफरेंस। दोस्तों एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या सीमा 2 महीने से इस घर में नहीं रह रही थी? वो क्या पूछ रहा है, क्या सीमा 2 महीने से इस घर में नहीं रह रही थी? हैड सीमा नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 months? हैडंट सीमा बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 months? अब मैंने इसको दोनों तरीके से दोस्तों लिखा है, यानी कि ट्रेडिशनल फॉर्म में भी जहाँ पे हैड सीमा नॉट बीन आया है, और दूसरा भी जो लेटेस्ट फॉर्मेट है जिसको हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली आजकल, दैट इज हैडंट सीमा बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 months? दोस्तों इसकी दूसरी एग्जांपल, क्या हम फरवरी 2021 से इस घर में नहीं रह रहे थे? हैड वी नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस फरवरी 2021? या फिर दूसरे तरीके से हैडंट वी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस फरवरी 2021? तो दोस्तों आपको सिंस और फॉर का थोड़ी सी क्लैरिटी तो यहीं पे ही मिल गई होगी जब हमने यूज किया फॉर और सिंस को, कि जो ये समय का पीरियड होता है, यानी कि एक समय सारणी बनी हुई है, पीरियड बना हुआ है, जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि जिस समय के बारे में बात हो रही है वो कब से स्टार्ट हुआ है, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। और जब हमें पता हो कि जिस समय के बारे में बात हो रही है वो कब शुरू हुआ है, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरे का पूरा पास्ट टेंस इस वीडियो में कवर होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो दोस्तों दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।